हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस और ये एमसीक्यूज वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर जीपेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जीपेट के क्वेश्चन पेपर्स को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज ये जीपेट आप जानते हैं नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो अगर आप किसी दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो भी आपका रेस्पेक्टिव एग्जाम है उसमें अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो अब पहले हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन्हें डिस्कस किया था। टोटल 4 सेट थे, उनमें हमने कवर कर लिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो चाहे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पूरा ही कंबाइंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम सेट 1 कर रहे हैं, तो देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, 2021 का जो आपका जीपेट का एग्जाम हुआ था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका एंटी अरिथमिक ड्रग से रिलेटेड, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि अरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है। अरिथमिया नेम बता रहा है, अरिथमिया मतलब आपका रिदम बिगड़ गया है हार्ट का, है ना। हार्ट का एक बीटिंग का रिदम होता है ना, कि इतने, अगर हम बोल रहे हैं कि 1 मिनट में इतने बार बीट करना चाहिए तो उतने बार ही करना चाहिए। अगर वो रिदम चेंज हुई है, रिदम हो सकता है कि वो नंबर ऑफ बीट्स कम आ रही हैं, जैसे हम ब्रैडियरिथमिया बोलते हैं, नंबर ऑफ बीट्स ज्यादा आ रही हैं तो वो टैकियरिथमिया है। तो जो अरिथमिया की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीट करने के लिए हमारे पास, हमें पता है 4 क्लास की आपकी मेडिसिन आती है, अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो। और आज ही के लेक्चर में मैं आपको 3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी जो जीपेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और तीनों के तीनों ही क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। अगर किसी को क्लासिफिकेशन पता है तो वो इजीली आंसर कर देगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए जो क्लासिफिकेशन ही बेस्ड है। Which of the following is wrongly matched combination of antiarrhythmic drug and their class? आपको एंटीअरिथमिक ड्रग के नाम दिए हुए हैं, जैसे लिडोकेन है, डिल्टियाजैम है, डिसोपेरामाइड है, अमियोडारोन है, और इनकी रेस्पेक्टिव क्लास दी हुई है, रोमन में होती है, सबको पता है। तो अगर आपको क्लास पता है, आपको क्लासिफिकेशन पता है, तो आप इजिली आंसर कर देंगे। तो क्या क्लासिफिकेशन है, पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, थोड़ा सा हम उसका ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आए हुए हैं। और अच्छा हाँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पूरे लेक्चर, ठीक है, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो चाहे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, पूरा प्लेलिस्ट का, वहां से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो वहां से आप कर सकते हैं, और अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, आप एमसीक्यूज आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो आपको पता है जो एंटी अरिथमिक ड्रग होती है वो, अगर उनकी क्लासेस की बात करें तो वो कितने क्लास में डिवाइड है। पहली होती है क्लास 1, ठीक है, फिर कौन सी है हमारे पास, क्लास 2, क्लास 3, और लास्ट आती है हमारी क्लास 4। यही क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है सब बच्चों ने, है ना। तो देखो लास्ट की क्लास में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम कर लेंगे, लेकिन जो फर्स्ट क्लास है, देखो जो क्लास 1 है ना, ये फर्दर डिवाइड होती है क्लास 1 ए में, क्लास 1 बी में, एंड क्लास 1 सी में। तो ये आपको डिवीजन पता होना जरूरी है। ठीक है, चाहे आप इसे ऐसे लिख लीजिए, चाहे अगर आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ए बी, तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, जैसे 1A लिख लिया, 1B लिख लिया, 1C लिख लिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट क्लास का डिवीजन है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट क्लास होती क्या है आपकी, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की, यानी कि इस क्लास में जो हमारी ड्रग्स आती हैं वो सारी की सारी क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं। क्लास 2 में आपकी आती है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स कौन सी होंगी, जो हमारे बीटा रिसेप्टर होते हैं, सबको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन है, वो उसके अल्फा और बीटा 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। तो उन्हीं में से आपको पता है बीटा 1 की वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, पढ़ा है ना, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। तो इसीलिए हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे। किसी का अगर रिदम बहुत ज्यादा बढ़ा है, यानी कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो हमें चाहिए क्या वो बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट हो, नहीं चाहिए ना,
क्योंकि बीटा की वजह से तो और ज्यादा स्टिमुलेशन होगा। तो ये आपका बीटा ब्लॉकर आते हैं। थर्ड क्लास में हमारे आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, केसीबी लिख रही हूँ, ठीक है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। और क्लास फोर्थ में आते हैं हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम, चलो इसे ऐसे कर देते हैं। तो ये हमारी क्लास है, इनको याद आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है आप याद कीजिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब चलिए अगर हम बात करते हैं क्लास 1 की, ये मैं इसलिए डिटेल में करा रही हूँ कि इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन तो अभी आए हुए हैं, आगे चल के कितने आएंगे, जो आगे आने वाले सेट है वो आपको पता लग जाएगा। आज के लिए मैं कवर करा रही हूँ। तो देखो फर्स्ट ए में कौन कौन आता है आपका, क्विनिडीन आता है, ठीक है, क्विनिडीन, और इसके साथ आता है प्रोकेनामाइड, प्रोकेनामाइड, ठीक है, ये आपकी हो गई। इसके अलावा और भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्लास 1 बी में आता है मेन जो है वो है लिडोकेन, लिडोकेन पता है सबको, लिडोकेन क्या है, लोकल एनेस्थेटिक में पढ़ा है ना, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो सबको पता है इन चैनल्स को ब्लॉक करने का क्या रीजन है। एरिथमिया में मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई इंपल्स जनरेट होती है तो उसी की वजह से हार्ट रेट भी आ रहा है, कार्डियक आउटपुट भी आ रहा है। अगर ऐसे नोट से इंपल्स बनना बंद हो जाए, क्योंकि ऐसे नोट से ही इंपल्स बनती है, तो आपका सारी चीजें खुद ब खुद डिले हो जाएंगी। तो हमारा मेन एम क्या होता है, अगर आपके पास कोई एरिथमिया का केस आ रहा है, हमारा मेन एम ये होता है कि जो ये इंपल्स जनरेट हो रही है ना, अगर ये एक इंपल्स है जो हमारी ऐसे नोड से जनरेट होती है, आपको पता है उसमें आपकी फर्स्ट और 2 फेज नहीं होती है, तो अगर ये इंपल्स है, ठीक है, ये पहली वाली आती है सोडियम की वजह से, और ये वाली आती है कैल्शियम की वजह से, और ये आती है पोटेशियम की वजह से। तो ये एक इंपल्स जनरेट हो रही है ऐसे नोड के थ्रू। और हमेशा ध्यान रखना, मेरे पास बहुत बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपने 50 लिखा हुआ है, -60 होता है, -70 होता है, -90 होता है, हर किसी का अलग अलग वो रहता है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रेस्टिंग, जब हम किसी भी इंपल्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे नोड से जो इंपल्स जनरेट होती है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग होता है, ठीक हो गया। अगर हार्ट के और कोई पोर्शन है आपके, जैसे परकिंजे फाइबर है या मायोसाइट्स है, वहां से अगर इंपल्स जनरेट हो रही है तो वहां रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग है उन सेल्स का। और जबकि न्यूरॉन्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग होता है। न्यूरॉन्स में आपने पढ़ा है ना -70 मिलीवोल्ट, है ना, लेकिन ऐसे नोड के केस में कितना होता है, -60 मिलीवोल्ट। समझ रहे हो, तो इस तरह से कंफ्यूज मत हो। और यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा, मैंने पढ़ा है लेक्चर में कि जो ये इंपल्स, जो डीपोलराइजेशन होता है ऐसे नोड के केस में, ये कैल्शियम की वजह से होता है, जबकि न्यूरॉन्स में आपने देखा है कि सोडियम की वजह से होता है ना। तो ये चीज अपना कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखेंगे। तो हमें इस इंपल्स को बनने से रोकना है, तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दो, कैल्शियम को ब्लॉक कर दो, पोटेशियम को ब्लॉक कर दो, और बीटा तो आपका ये है, मैंने बता चुकी हूँ कि बीटा को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट बी में कौन आ जाएगा आपका, लिडोकेन आता है, और दूसरा क्या है आपका, मैक्सिलेटिन है, ठीक है, और फेनिटोइन। फेनिटोइन कहाँ पड़ी है भाई, एंटी इपिलेप्टिक पड़ी है ना, ठीक है। 1C जो आपका आता है, इसमें कौन आता है आपका, फ्लिकेनाइड, फ्लिकेनाइड के साथ आपका इनकेनाइड भी आता है, ठीक है, प्रोपाफेनॉन। तो ये कुछ आपकी हैं, इसमें आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं जितने आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स की कैटेगरी में ऑब्वियसली पता है आपको कौन कौन सी ज्यादातर यूज होती है, सोटेलॉल यूज होती है, एस्मोलॉल शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, एस्मोलॉल बहुत बार पूछा गया है ना, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और नेक्स्ट आपकी आ जाएगी प्रोपेनोलॉल है आपकी, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो ये आपकी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लास थर्ड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन आती है भाई, एमियोडारोन, ठीक है, एमियोडारोन आपकी मेन ड्रग है जो इस कैटेगरी में आपकी आती है, ठीक। इसके अलावा ठीक है, एमियोडारोन हो गई, डोफिटिलाइड हो गई, डोफिटिलाइड, आइब्यूटिलाइड भी होती है, इसी का कंजेनर है तो आप ऐड कर सकते हैं। लास्ट आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें आपके क्या होंगे, कौन कौन से आएंगे आपकी, वेरापामिल, वेरापामिल एंड डिल्टियाजैम, डिल्टियाजैम। तो ये हमारी क्या है, ये आपका क्लासिफिकेशन है जो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपको पता है आप कौन से लेंगे,
कार्डियो सिलेक्टिव जो हार्ट पे काम करती है वही वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोगे। जैसे निफेडिपिन है वो केवल वैसो सिलेक्टिव है, ब्लड वेसल्स पे काम करती है, इसीलिए वो यहाँ नहीं दे रहे। वरापामिल और डिल्टियाज़ाम दोनों कार्डियो सिलेक्टिव है, हार्ट पे काम करते हैं। ये हार्ट पे जो आपके ये कैल्शियम चैनल्स हैं जिनकी वजह से इंपल्स जनरेट हो रही है, मेन जो रीजन है इंपल्स का उसे ब्लॉक कर रही है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो और इसी से रिलेटेड और 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें भी आप आंसर कर सकते हो। पहले इस क्वेश्चन पे आ जाइए। आपको रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन देखना है। देखो लिडोकेन फर्स्ट बी में लिडोकेन आता है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये गलत नहीं है। डिल्टियाज़ाम फोर्थ क्लास, तो फोर्थ क्लास में देखो डिल्टियाज़ाम आता है, तो बिल्कुल सही बात है, आता है। डेसोपारामाइड सेकंड, डेसोपारामाइड आपने अभी मैंने आपको, अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं बताया ना, प्रोकेनामाइड के साथ इसे भी ऐड कर दो। डेसोपारामाइड, ये अमाइड वाले जो हैं आप देखोगे ज्यादातर प्रोकेनामाइड, डेसोपारामाइड ये फर्स्ट ए क्लास में आते हैं, ठीक है। तो डेसोपारामाइड सेकंड में लिखा हुआ है, बीटा ब्लॉकर है, बिल्कुल गलत बात है। डेसोपारामाइड क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, वो भी फर्स्ट क्लास का है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन हमें मिल चुका है। एमियोडारोन थर्ड क्लास में आता है, बिल्कुल सही बात है, एमियोडारोन क्लास थर्ड में आता है, तो ये राइट आया है। तो इसका मतलब जो रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है आपका, डेसोपारामाइड। बाकी के सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके, करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डेसोपारामाइड सेकंड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपसे 2021 में पूछा गया है। अब इसी की तरह इसी क्लासिफिकेशन पे बेस्ड 2 और क्वेश्चन आए हैं, उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2024 यानी कि 2024 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है जीपेट का, उसमें आया है। और ये भी आपका एंटीएरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कितना इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लास 1C एंटीएरिथमिक ड्रग। तो क्लास 1C कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोपाफेनॉन। प्रोपाफेनॉन देखो कहाँ है, क्लास 1C में है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये है। मैक्सिलेटिन, मैक्सिलेटिन देखो कहाँ आता है, क्लास 1B में आता है, तो इसका मतलब ये यही से पता चल गया कि यही हमारा आंसर है। मैक्सिलेटिन जो होता है क्लास 1B का ऑप्शन है, क्लास 1C में नहीं आता है। नेक्स्ट आपके पास है फ्लिकेनाइड, फ्लिकेनाइड भी आपका क्लास 1C में आता है। और मॉरिसजीन, हाँ यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, इसे ऐड कर लो। मॉरिसजीन, मॉरिसजीन भी आपका क्या है, क्लास 1C के अंदर ही आता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आपसे पूछा गया है कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा मैक्सिलेटिन। बाकी के सारे क्या हैं आपके, करेक्ट हैं, ये 1C के अंडर ही आते हैं। तो आसान है ना क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको क्लासिफिकेशन पता है आप इजीली आंसर कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया है इसी पे बेस्ड, वो भी हम कर लेते हैं। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी जो आपका एग्जाम हुआ है 2025 इसमें पूछा गया है, 2025 के क्वेश्चन पेपर पे आया है। देखो क्या था, मैच फॉलोइंग ड्रग्स विद देयर क्लास, ठीक है। क्लास दी हुई है एक साइड और एक साइड ड्रग्स के नेम दिए हुए हैं और आपको इनको मैच करना है, ठीक है। इजी टास्क है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए तो देखो मैं यहाँ ड्रग्स को लेके चल रही हूँ और साथ में क्लास में मैच करते हुए चलेंगे कौन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो सबसे पहली ड्रग हमें दी है एमियोडारोन। हमें पता है एमियोडारोन क्या होती है, आपकी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जो कि क्लास थर्ड है। तो एमियोडारोन को मैच कीजिए क्लास थर्ड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डिसोपायरामाइड। डिसोपायरामाइड अमाइड मैंने बोला कहाँ आता है आपका, फर्स्ट ए में, यानी कि सोडियम चैनल ब्लॉकर की जो फर्स्ट क्लास है उसका ए जो है उस पे आता है। तो सीधे सीधे आप क्या करें, डिसोपायरामाइड को कहाँ करेंगे आप, क्लास 1 में। यहाँ देखो कोई आपको ABC नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल आपको ये पता है कि डिसोपायरामाइड है तो कैल्शियम सोडियम चैनल ब्लॉकर ना, तो उसे फर्स्ट से आप करोगे। अगर ऑप्शंस में इस तरीके से A B अगर दिया होता तो तब आप उसमें चले जाते, ठीक है। नेक्स्ट आइए ये वेरापामिल। वेरापामिल मैंने अभी बताया था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कार्डियो सिलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये है आपकी क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मिटोप्रोलॉल, लॉल कहाँ आता है, लॉल बीटा ब्लॉकर के एंड में आता है ना, सोटेलॉल, एस्मोलॉल, प्रोपेनलॉल, इसमें आप मीटोप्रोलॉल भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। सारे आपने पढ़े हुए हैं ये। तो ये मीटोप्रोलॉल किस में आएगा आपका, क्लास 2 में। तो ये बिल्कुल इजी था, देखो है ना, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट तो नहीं है। अगर क्लासिफिकेशन आते हैं तो आप इजीली क्या करोगे, इन्हें आंसर कर दोगे। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बने हैं वो अब हम करेंगे
ये मेनली 3 क्वेश्चन थे जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थे इस सेट में, वो मैंने आपको करा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन देखो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, लेकिन देखो कितना इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप आसानी से कर लेंगे। इससे पहले देखो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा आया है 2 ईयर में ये पूछा गया है। देखो 2021 में क्वेश्चन आया था और फिर 2023 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसमें एक्स की जगह पे वाई आ गया था। ठीक है, जहां ड्रग एक्स लिखा हुआ है केवल ड्रग वाई दे दिया था, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझो। देखो, a hypertensive patient Mr. Z already receiving a drug called X to control his BP। ठीक है, एक पेशेंट है मिस्टर जी, इसको क्या है, हाइपरटेंशन है, बीपी इसका बढ़ा हुआ है और वो ऑलरेडी आपकी एक ड्रग ले रहा है। कौन सी ड्रग ले रहा है? ड्रग का एक्स ड्रग है। ठीक है, अभी हमें पता लगाना है ये एक्स ड्रग कौन सी है। अभी सिंपल समझो। अब क्या हुआ, उसे डिप्रेशन हो गया और उसे फिर एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी दे दी। ठीक है, बीपी तो उसे ऑलरेडी था, जिसकी वो मेडिसिन ले रहा था, हाई बीपी था, मेडिसिन चल रही थी, और फिर उसको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे दी गई। और उसकी वजह से हुआ क्या कि जो उसकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थी, ड्रग एक्स, उसका एक्शन क्या हुआ, आपका ब्लॉक हो गया, एबोलिश हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये पता लगाना है कि ड्रग एक्स कौन सी होगी। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? यानी कि जो हमारा पेशेंट है, पेशेंट एक तो हमारा क्या ले रहा है, ड्रग एक्स ले रहा है, जो कि बीपी के लिए है, टू कंट्रोल हिज ब्लड प्रेशर, प्लस उसे क्या दे दी आपने, एंटी डिप्रेसेंट दे दी, और वो भी कौन सी है, ट्राईसाइक्लिक है। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो अगर आपको देखो, ये क्वेश्चन आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सीएनएस दोनों से रिलेवेंट है, तो क्योंकि पढ़ाया तो मैंने आपको सब है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए अभी भी। तो देखो, ऑप्शंस पे आने से पहले, क्योंकि हमें ड्रग एक्स को पहचानना है कि भाई कौन सी ऐसी ड्रग है जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेने के बाद, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लेने के बाद आपका उसका एक्शन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो उसको ऑप्शंस में जाने से पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी कि इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखो, जो हमारी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, इसे तो छोड़ दो, अभी बीपी का कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे, पहले इस पे आ जाओ। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ये क्या करती है भाई, डिप्रेशन हो रहा है तो क्यों, क्या करती है हमारी ये ड्रग, ये क्या करती है, हमें पता है जब भी किसी इंसान को डिप्रेशन है तो उसकी जो आपके नर्वस सिस्टम में, न्यूरोनल लेवल में आपका नॉरएड्रेनालिन और 5-HT का लेवल कम देखा गया, जो स्टडीज ने बताया, जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए जो नॉरएपिनेफ्रिन या 5-HT के लेवल को बढ़ाती हो। ठीक है, और हमें पता है कि अगर कोई भी एक न्यूरॉन है, उससे एक बार अगर सपोज न्यूरॉन है, न्यूरॉन के टर्मिनल में नॉरएपिनेफ्रिन है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, इसके टर्मिनल में इस तरीके से यहाँ पे क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर्ड है, यही तो होता है। तो एक बार अगर ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो गया, ठीक है, यहाँ आ गया, तो अब उसका क्या फेट होता है, उसका फेट ये होता है कि वो या तो वो अपने आगे जो उसे न्यूरॉन दिख रहा होगा, उसके पास उसके रिसेप्टर्स होंगे, उस पे बाइंड हो जाएगा, ये रिसेप्टर है नॉरएपिनेफ्रिन के, इस तरीके से इनसे बाइंड हो जाएगा और अपना एक्शन दिखाएगा। ठीक है, दूसरा फेट मैंने क्या बताया था कि कुछ आपके एंजाइम ऐसे होते हैं जो इन्हें डिग्रेड कर देते हैं, जैसे माओ है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, है ना, वो क्या करता है, या कॉम्ट है। ठीक है, ये एंजाइम क्या करते हैं, इनको डिग्रेड कर देते हैं। और तीसरा फेट क्या बताया था मैंने आपको, तीसरा फेट मैंने आपको बताया था कि कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद क्या करता है, वापस ऊपर ले लिया जाता है, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रीअपटेक। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का फेट होता है, और स्पेशली मैं बात कर रही हूँ नॉरएपिनेफ्रिन की अभी। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो अब आपकी अप्रोच क्या होती है, हम जब किसी का डिप्रेशन हमें ट्रीट करना होता है तो हमें पता है कि उसका नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम है, हमें किसी भी तरीके से नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाना है। और 5-HT भी होता है, लेकिन 5-HT अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसको नहीं बात कर रहे।
तो अब मुझे अगर ये नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाना है और मैं चाह रही हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने रिसेप्टर से बाइंड हो, जहां पे भी उसको अपने रिसेप्टर दिख रहे हैं और अपना इफेक्ट दिखाए, यही तो चाहते हैं हम। तो हम क्या चाहेंगे, एक तो हम ये चाहेंगे कि जो लोकल डिग्रेडेशन हो रहा है एंजाइम्स के थ्रू उसे रोका जाए, जिसमें हम क्या करते हैं एंटी डिप्रेशेंट में माओ इनिबिटर्स देते हैं, कॉम्ट इनिबिटर देते हैं, पढ़ाए हैं ना। तो ये एक तरीका था। दूसरा क्या था, हम क्या कह रहे थे कि इसके रीअपटेक को रोक दो, जो रिलीज हो रहा है सारा का सारा रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना इफेक्ट दिखाए, यही तो है। तो जो हमारे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, इनका मेन मैकेनिज्म क्या होता है, ये रीअपटेक को रोकते हैं। ठीक है, ये इस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो एनी का रीअपटेक हो रहा है ना बाय न्यूरॉन, उसे क्या कर रहे हैं, ये रोक रहे हैं। तो एनी का रीअपटेक नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एनी नॉरएपिनेफ्रिन क्लेफ्ट में अवेलेबल रहेगा और अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर इफेक्ट दिखाएगा, जो इंसान को डिप्रेशन है उसे सिम्टोमेटिक रिलीफ में आपका हेल्प करेगा या ट्रीट करने में हेल्प करेगा, यही होता है। चलिए, ये इसका कॉन्सेप्ट है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का। अब आ जाइए, अब आप ये समझिए कि जो ये रीअपटेक हो रहा था, अब आ जाओ आप एएनएस वाले पार्ट पे। जो ये रीअपटेक हो रहा था भाई, ये कौन से रिसेप्टर होते हैं रीअपटेक करने वाले, याद करो। जब मैंने आपको नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर पढ़ाए थे तो मैंने अल्फा और बीटा दो रिसेप्टर का जिक्र किया था, ठीक है। और उसमें से मैंने आपसे क्या बोला था कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर, यही क्या करते हैं, रीअपटेक करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक हो गया। ये भी हमें समझ में आया कि अल्फा 2 की वजह से हमारा क्या हो रहा है, जो एनी का रीअपटेक होता है वो अल्फा 2 रिसेप्टर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम बात कर रहे हैं, देखो अब आ जाओ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पे आ जाओ। एंटी डिप्रेसेंट का हमें मैकेनिज्म समझ में आ गया है। अब हम इसके लिंक बिठाने की कोशिश करेंगे कि एनी के रीअपटेक को रोकने से कैसे किसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का इफेक्ट आपका एबोलिश हो रहा है या एंटागनाइज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि यानी कि ओवरऑल एंटी डिप्रेसेंट अगर कहीं एक्ट कर रहे हैं तो वो अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं। तो आ जाइए ऑप्शन पे आइए, इनएलाप्रिल कहाँ आती है भाई, ये तो एस इनहिबिटर है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मैकेनिज्म ही बिल्कुल डिफरेंट है, सॉरी, ठीक है। एस इनहिबिटर है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता है, और एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं होता है, बीपी नहीं बढ़ता है। पूरा डिफरेंट मैकेनिज्म है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पड़ा है ना, तो इसका तो भाई अल्फा 2 रिसेप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोनिडीन, क्लोनिडीन आपने पढ़ा है, क्या है भाई, ये अल्फा 2 एगोनिस्ट है, यहीं से आपका आंसर निकल गया। अभी देखो इसे कैसे हम पढ़ेंगे, तो अभी इसको लिख लो, क्लोनिडीन जो है अल्फा 2 एगोनिस्ट है, यानी कि आंसर तो यही है भाई, राइट आंसर यही है, इसे समझाऊंगी मैं भी। एटिनोलॉल क्यों नहीं है, क्योंकि एटिनोलॉल क्या होता है भाई, बीटा ब्लॉकर है, इसका अल्फा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो अल्फा 2 से लेना देना था, बीटा ब्लॉकर है। डिल्टियाज़ेम खुद में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कार्डियोसेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो इसका भी कोई लेना नहीं है। तो ओवरऑल मुझे पता चल गया कि अल्फा 2 से अगर कोई भी ड्रग रिलेटेड है वो तो क्लोनिडीन ही है। तो क्या होगा देखो, अब मान लीजिए जो इंसान है, ये हमें समझ में आ गया कि जो एक्स ड्रग है वो कौन सी है, आपकी क्लोनिडीन है। अब इसे समझो कि क्यों ये राइट आंसर है, क्या हुआ देखो। अब एक इंसान है जो पहले से क्लोनिडीन ले रहा था, ये जो मिस्टर जी है वो क्लोनिडीन ले रहा था अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए, उसे क्लोनिडीन दी गई थी और साथ ही उसको आपने ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट प्रेस्क्राइब कर दी, जो क्या करती है आपकी एनी के रीअपटेक को रोकती है, यानी कि अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है, अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। अब आप ये देखो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ने तो अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, और अब वो इंसान अगर क्या क्लोनिडीन अगर वो लेगा भी तो क्या वो अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड होगी, बताओ। अल्फा 2 एगोनिस्ट है ना, ये अल्फा 2 से बाइंड होती है। तो अब अगर ये मान लीजिए ग्रीन कलर से मैं शो कर रही हूँ, ये क्लोनिडीन है, ठीक है, और आपने क्या किया, ये ब्लू कलर से दिखाते हैं हम किसको, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को। तो ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आपकी मान लीजिए यहाँ पे बाइंड हो गई है, ठीक है, ये यहाँ बाइंड हो गई, तो अब ये एनी को तो ऊपर जाने नहीं देगी, ठीक है, जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो यहीं रहेगा क्लेफ्ट में, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि
एंटी डिप्रेसेंट ने इसे ब्लॉक कर दिया है। तो अगर ये इंसान अगर आपका क्लोनिडीन को ले रहा है तो क्या क्लोनिडीन इस रिसेप्टर से बाइंड हो पाएगा अपना इफेक्ट दिखाने के लिए? क्योंकि क्लोनिडीन का आपका मैकेनिज्म क्या होता है कि क्लोनिडीन क्या करता है, एनी के रीअपटेक को बढ़ाता है। क्या करता है ये? नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को बढ़ाता है। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने ऐसी मेडिसिन दी जो एनी के रीअपटेक को कम कर रही है, तो टोटली इफेक्ट एंटागनाइज हो गया या नहीं हुआ? एक तो रीअपटेक को कम कर रहा है, दूसरा आप ड्रग ऐसी दे रहे हो जो रीअपटेक को बढ़ाए, क्योंकि आप जानते हो कि नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। नॉरएपिनेफ्रिन जब बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो आपका ब्लड प्रेशर सॉरी अल्फा 1 से बाइंड होता है तो बीपी बढ़ता है, बीटा 1 से बाइंड होता है तो हार्ट रेट बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, रिजल्टेंट उससे भी आपका बीपी बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्लोनिडीन हम दे रहे थे बीपी को कम करने के लिए, तो हम क्लोनिडीन देने की वजह से क्या होता था, अल्फा 2 रिसेप्टर में एगोनिस्ट इफेक्ट आता था और रीअपटेक बढ़ता था, एनी का लेवल कम होता था, जिससे आपका क्या होगा, बीपी भी नॉर्मल हो जाता था। लेकिन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ने जस्ट अपोजिट काम किया, उसने अल्फा 2 को ब्लॉक कर दिया सो दैट की रीअपटेक हो ही ना, ज्यादा से ज्यादा एनी रहे। तो इसका मतलब अब एनी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, चलो ठीक है, डिप्रेशन तो आपने ठीक कर लिया, लेकिन बीपी का क्या, इस इंसान को ब्लड प्रेशर भी तो इसका हाई है, तो वो आपका इफेक्ट दोनों क्या हो गए, एंटागनाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ये केवल एक क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारी क्लासेस से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गया कैसे आंसर करना है? तो ये क्वेश्चन आपका 2 सालों में, देखो 1 साल छोड़ के ही आपका रिपीट हुआ है, केवल ड्रग एक्स की जगह ड्रग वाई बोल दिया गया, सेम ऑप्शन में क्लोनिडीन था, आंसर क्लोनिडीन ही था उसका। ठीक है, क्योंकि क्लोनिडीन भी अल्फा 2 पे बाइंड होता है एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट भी अल्फा 2 पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपटेक को कम कर रहे हैं, रीअपटेक को। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2022 का जो जीपेट एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत सारे आपके टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन मैं इसे सीवीएस में ही कवर कर रही हूँ क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चाहे आप इसे किसी भी पर्सपेक्ट से देखें, आप कर सकते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्राफ्ट। जो ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, बेसिकली ग्राफ्ट होता क्या है, ग्राफ्ट मतलब क्या है, किसी फॉरेन चीज को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी में, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, जो हार्ट के वॉल्व हैं उन्हें ट्रांसप्लांट कराया जाता है ना। तो ट्रांसप्लांट अलग अलग तरीके होते हैं, आप फॉरेन भी नहीं कह सकते, फॉरेन कहना भी एक तरीके से गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसप्लांटेशन ऐसे भी होते हैं कि आपके ही बॉडी का कोई पार्ट लेके वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ना, या तो फिर उसे फॉरेन नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो आपके ही बॉडी से आपका लिया गया है। जैसे आपने देखा होगा बहुत टाइम जब प्लास्टिक सर्जरी होती है, सपोज किसी का अगर फेस बर्न हो गया है या बॉडी का कोई भी हिस्सा बर्न हो गया है, कोई चोट लग गई है, तो जब प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली हो रही है तो उसमें क्या करते हैं, बहुत टाइम ऐसे ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है कि आपकी थाइस से ही वो स्किन को लिया जाता है और आपके आपके उस एरिया में उसे इम्प्लांट किया जाता है, तो वो स्किन तो आपकी ही है, आपकी बॉडी का पार्ट है, तो इसलिए फॉरेन हम नहीं बोलेंगे, फॉरेन उस पार्ट के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ग्राफ्ट जो होते हैं, अब समझ में आ गया ग्राफ्ट क्या है। तो ग्राफ्ट से रिलेटेड कौन सा पॉइंट इसमें गलत है ये आपको बताना है। ऑब्वियसली इसमें ना ऑप्शन इस तरीके से गिवन है। अच्छा ये मैं बता दूं कि करेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने ऐसे दिया हुआ है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, क्योंकि इसमें मोर देन वन ऑप्शन आपका सही है या गलत है। तो पहला आपका देखो, पहला क्या है, राइट, ए बी डी, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है ए एंड बी ओनली। ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बी एंड सी, और एक है आपका सी एंड डी। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है और आपको इसमें से आपको
स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको जो गलत है, स्टार्टिंग में आपसे क्या बोला गया है कि आपको, सॉरी स्टेटमेंट लिख दो खाली इसमें, ठीक है, जो स्टेटमेंट है उनके हिसाब से बताया है। आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपका ग्राफ के रिलेटेड आपका गलत है, सही नहीं है। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो पहले इन ऑप्शंस में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो ग्राफ्ट जो होते हैं ना, ग्राफ्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 टाइप के ग्राफ्ट होते हैं, ठीक है, तो समझो इस चीज को। तो सबसे पहला मैं इसे ले रही हूँ और इससे रिलेटेड में जो राइट पॉइंट है वो आपको समझा दे रही हूँ, फिर हम देखेंगे कि इन्होंने क्या दिया है। सबसे पहले आता है आपका आइसोग्राफ्ट। आइसो मतलब होता है आपका सेम, सेम जेनेटिक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए आइडेंटिकल ट्विंस है, ठीक है, जुड़वा बच्चे जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के ट्विंस होते हैं, पता है ना, फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, क्योंकि उनका पूरा जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, वो एक ही एग और एक ही स्पर्म के फ्यूजन से बने होते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। तो अगर एक को कोई प्रॉब्लम है, तो अगर दूसरे से अगर ट्रांसप्लांट उसे कराया जा रहा है, तो ऐसे ग्राफ्ट को क्या बोलते हैं, आइसोग्राफ्ट, यानी कि सेम जेनेटिक्स वाला जो रहेगा, यानी कि दोनों के जेनेटिक्स सेम किस केस में हो सकते हैं, केवल आइडेंटिकल ट्विंस के केस में ही जेनेटिक्स बिल्कुल डिक्टो सेम हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका ऑटोग्राफ्ट। ऑटो मतलब अपना, ठीक है, ऑटो मतलब समझो अपना, अपने वाला है, यानी कि अगर सेम किसी इंसान को प्रॉब्लम है और उसी के बॉडी पार्ट को, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था कि अगर स्किन में कहीं बर्न हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है और आपकी ही बॉडी के पार्ट से, थाइस से आपकी स्किन ली जा रही है ट्रांसप्लांट के लिए, तो ऐसे ग्राफ्ट को क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ्ट, जिसमें आपका जो डोनर है और रेसिपिएंट है, यानी कि जो दे रहा है और जो रिसिप्ट कर रहा है, तो वो दोनों सेम है, ठीक है, सेम इंसान है, उसी की बॉडी से निकाला और उसी की बॉडी में लगा दिया, ठीक हो गया। अब आ जाओ एलोग्राफ्ट में। एलोग्राफ्ट क्या होता है, एलोग्राफ्ट ये होता है जिसमें डोनर और रेसिपिएंट सेम स्पीसीज के होते हैं, लेकिन जैसे कि आप देखोगे ना, अभी मैं बताऊंगी आपको, तो एलोग्राफ्ट में सेम स्पीसीज है, यानी कि इंसान ही है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दूसरे किसी इंसान ने उसे अपना ट्रांसप्लांट के लिए दे दिया, ठीक है, जैसे हार्ट, किसी इंसान का हार्ट दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दिया, किसी की किडनी दूसरे को कर दी, लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया, तो इस तरीके से हम सेम स्पीसीज की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जबकि अगर जीनोग्राफ्ट की आप बात करें तो जीनो में आपकी स्पीसीज बदल जाती है, जैसे वॉल्व के केस में होता है, जब हार्ट में अगर वॉल्व का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, आपको पता है हार्ट में हमारे वॉल्व होते हैं, तो वॉल्व में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वॉल्व भी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो बहुत टाइम आप देखोगे ट्रांसप्लांटेशन में, जो पिग का जो हार्ट का वॉल्व होता है ना, पिग, उसका वॉल्व आपके में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, जिस इंसान को आपका ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। तो इस केस में आपका क्या हुआ, स्पीसीज डिफरेंस आ गया है ना, स्पीसीज बदल गई, जो ह्यूमन है उसे पिग के हार्ट से वॉल्व निकाल के लगाया जा रहा है, समझ में आ गया। तो ये 4 टाइप के होते हैं। अब आप देखो इसमें क्या ऑप्शन, पहले इनको टिक कर लेते हैं कौन कौन से सही है कौन से गलत है। तो आइसोग्राफ्ट क्या बोल रहा है इनके हिसाब से, डोनर एंड रेसिपिएंट आर सेम इंडिविजुअल, बिल्कुल गलत बात है। आइसोग्राफ्ट में सेम इंडिविजुअल नहीं होता है, सेम जेनेटिक्स होता है। सेकंड से अगर ये सेकंड की जगह होता तो बिल्कुल करेक्ट होता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि आइसोग्राफ्ट मतलब सेम जेनेटिक्स वाला होता है, सेम इंडिविजुअल नहीं होते हैं। तो ऑटोग्राफ्ट भी गलत हो गया, क्योंकि ऑटोग्राफ्ट होता है सेम इंडिविजुअल, कि जिसमें डोनर और रेसिपिएंट सेम इंडिविजुअल है, तो ये ऑटोग्राफ्ट भी गलत हो गया। एलोग्राफ्ट, जिसमें डोनर एंड रेसिपिएंट आर ऑफ सेम स्पीसीज, वेरी करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि सेम स्पीसीज होती है, जैसे किसी की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी दूसरे इंसान पे, ठीक है। जीनोग्राफ्ट में क्या होता है आपका, डोनर एंड रेसिपिएंट आर फॉर डिफरेंट स्पीसीज, ये भी करेक्ट हो गया, ये बिल्कुल सही बात है। अब ऑप्शंस पे आ जाओ, आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब आपको इसमें से आपको जो आपका करेक्ट बन रहा है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कौन सा ट्रू नहीं है, देखो आपको पता है ए और बी ट्रू नहीं है, सी और डी बिल्कुल करेक्ट है। तो सी और डी जहां आते हैं वो तो ऑप्शन आप कर ही नहीं सकते, देखो इस ऑप्शन में भी सी आ रहा है, फोर्थ वाले ऑप्शन में सी और डी दोनों आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन है, इनको हम नहीं टच करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है, ए बी एंड डी, डी जबकि सही है तो डी को तो हम इसमें इंक्लूड कर नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, देखो ए और बी बिल्कुल गलत है ना, ए और बी जो लिखे हुए हैं हमें ऑप्शन गलत है, तो राइट इसमें क्या रहेगा, ए एंड बी ओनली, ठीक है। केवल ए और बी ही है जो गलत है, सी और डी सही है।
इस वाले में भी ए और बी है लेकिन साथ में डी दिया हुआ है, तो हम इस ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते क्योंकि डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है अबाउट ग्राफ्ट। तो इसमें आपको ग्राफ्ट के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है और मैंने इस पे कोई लेक्चर दिया भी नहीं था ग्राफ्ट से रिलेटेड, तो वो भी आपका क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया, कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाना 22 में जीपेट के एग्जाम में ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से रिलेटेड, जो भी आने आपको डिटेल में बताया है कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, कैसे आपकी कोरोनरी जो आर्टरी है, जो कि मेन आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, कैसे उसमें ब्लॉकेज आ जाती है और उसकी वजह से जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो रहा है आपका, सिंपली हो क्या रहा है, आपके मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वहां पे जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, और इसी को हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं। और जहां पे भी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, जो स्कार बन गया है, वो कभी भी वहां पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकते। तो अगर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आपका सीवियर लेवल पे पहुंच जाएगा तो होगा क्या, अल्टीमेटली आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा, और हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा इसका मतलब हार्ट फेल हो चुका है। यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का ही जो नेक्स्ट आपका आप बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंस है, वो क्या है, हार्ट फेलियर। ठीक है, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, यहाँ पे उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन अगर किसी को हो रहा है तो उसका मार्कर क्या है, कैसे पता लगाएंगे। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसमें आपको डाउट हो रहा है कि भाई इसे हार्ट अटैक आया है, हार्ट फेलियर हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये इंफ्रैक्टेड हार्ट की वजह से हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें पता लगाना है। डायग्नोसिस पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। तो ऑब्वियसली होता क्या है, जब भी अगर मान लीजिए किसी को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है, किसी की ये अगर ये कोरोनरी आर्टरी है और कोरोनरी आर्टरी में आपका क्या हुआ है, ब्लॉकेज आ चुकी है, और ब्लॉकेज आने की वजह से जो हमारा हार्ट है अल्टीमेटली अगर उसमें कुछ ऐसे आपका स्कार बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वहां पे आपका इस तरीके से स्कार फॉर्म हो गया है क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन इसे नहीं मिल रही है। तो हम ये पता लगाना चाह रहे हैं, तो अब अल्टीमेटली होगा क्या, ऐसे इंसान के जिसके बॉडी में, जिसके हार्ट में इंफ्रैक्शन हो चुका है, स्कार बन चुका है, अब पता कैसे लगाओगे। तो होता क्या है, देखो ये जो स्कार्ड एरिया है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ है, और जब टिश्यू डैमेज हुआ है तो ऑब्वियसली उस टिश्यू के अंदर से कुछ ना कुछ ऐसे मार्कर्स रिलीज हुए होंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या क्या मार्कर हो सकते हैं, और हमसे पूछा गया है कि हमें स्पेसिफिक मार्कर बताना है, यानी कि जिससे हम बिल्कुल कह सकें कि ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का ही पेशेंट है। समझ में आ गया। तो अब ये जो स्कार टिश्यू है इससे क्या रिलीज होता है, इस चीज को समझो। ठीक है, तो ये जो हमारा टिश्यू है इससे डिफरेंट टाइप के आपके मार्कर्स रिलीज होते हैं, जैसे ये सारे मार्कर्स ये दिए हुए हैं, देखो क्रिएटिनिन काइनेज भी रिलीज होता है, ठीक है, अस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज ये भी रिलीज होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी रिलीज होता है, और कार्डियक ट्रोपोनिन भी रिलीज होता है। अब बात ये आती है, जब ये सारे रिलीज होते हैं तो भाई आंसर क्या होगा, तो स्पेसिफिक हमसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, देखो क्रिएटिनिन काइनेज, हमेशा ध्यान रखो कि क्रिएटिनिन जो काइनेज है सीके, ठीक है, ये 3 आइसोफॉर्म्स में रहता है। ठीक है, एक इसकी आइसोफॉर्म क्या है, एमएम, और एक है एमबी, और एक है बीबी। ठीक है, अब ये आइसोफॉर्म ऐसे क्यों दिए गए हैं, जो एमएम आइसोफॉर्म होती है वो कहाँ होती है, स्केलेटल मसल्स में होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में। एमबी कहाँ होती है, आपके हार्ट में होती है। और जो ये है बीबी है, ये कहाँ होती है, ब्रेन में होती है। ठीक है, याद कर लेंगे, एमएम मसल्स को बता रहा है, बीबी ब्रेन को बता रहा है, और एमबी जो मिक्स है दोनों का ये हार्ट को बता रहा है। तो ये जो आपका यहाँ पे इन्होंने सिंपली बोला है क्रिएटिनिन काइनेज एमबी, तो एमबी तो हमें पता है भाई हार्ट से रिलीज होगा ही होगा, है ना, हार्ट से रिलीज होगा ही। लेकिन हार्ट के अलावा ये आपका लीवर से भी आपका रिलीज होता है। लीवर की जो सेल है ना, हेपेटोसाइट, वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो क्रिएटिनिन काइनेज है वो नो डाउट हार्ट की जब भी मसल्स डैमेज होंगी या टिश्यू डैमेज होगा तो रिलीज होगा, एमबी रिलीज होगा, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है।
ये केवल हार्ट के केस में नहीं रिलीज होता है, अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो तब भी, लीवर का अगर टिश्यू डैमेज हुआ है तो तब भी क्रिएटिनिन काइनेज एमबी रिलीज होगा। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक नहीं है, रिलीज जरूरी होता है। और ये हमारा हार्ट अटैक के मीजर के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हार्ट अटैक किसी को आया है तो उसकी डायग्नोसिस के लिए ये बहुत ही की पैरामीटर है, ठीक है। हार्ट अटैक की डायग्नोसिस में से यूज करते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये स्पेसिफिक नहीं है, हमसे स्पेसिफिक पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये गलत हो गया कि ये होता जरूर है लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। अब ये एंजाइम कहाँ होता है? एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम आपका लीवर, हार्ट, ब्रेन, स्केलेटल मसल हर जगह होता है। तो ये भी आपका क्या है, यानी कि इसकी अगर लोकेशन की मैं बात करूं तो ये भी आपकी क्या है, नॉन स्पेसिफिक रहेगा, क्योंकि अगर हार्ट के टिश्यू डैमेज होंगे तब भी ये रिलीज होगा, लीवर का हो रहा है तब भी ये रिलीज होगा, स्केलेटल मसल का हो रहा है तब भी ये रिलीज होगा। तो हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये इंसान मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का पेशेंट है, तो हम इसके थ्रू नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। आइडिया जरूर लग जाएगा लेकिन कंफर्मेटरी नहीं है, क्योंकि ये औरों के टाइम भी आपका इसका रिलीज होता है, क्योंकि ये जो एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज है बेसिकली ये अमीनो एसिड जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये एंजाइम जरूरी है, इसलिए ये जनरली हमारी मोस्ट ऑफ दी जो सेल है वहां होता है, तो कहीं पे भी अगर डैमेज होगा तो ये रिलीज होगा। तो स्पेशली ये हम हार्ट के केस में हम ये नहीं बोल सकते कि ये रिलीज हुआ है तो जरूर हार्ट डैमेज हुआ है, ठीक है, और भी डैमेज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपका रिलीज होगा, ठीक है। चलिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज पे आ जाइए। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आपकी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी सेल्स हैं सब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हमारा जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं सब में प्रेजेंट होता है। मैंने जब हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब क्या होता है आपका जो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो पायरुवेट बनता है वो किस तरीके से ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, वहां पे आपका ये एंजाइम काम आता है। तो ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है ऑलमोस्ट आपकी सारी सेल्स में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो जब भी आपकी कोई भी टिश्यू डैमेज होगा, चाहे वो हार्ट का हो, स्केलेटल मसल का हो, ब्रेन का हो, लीवर का हो, तो ये रिलीज होगा ही होगा। तो अगर किसी के ब्लड में आप लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज देखो और उससे आप ये नहीं बता सकते कि ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वाला ही है, क्योंकि हार्ट के केवल हार्ट के टिश्यू से रिलीज नहीं होता, ये बॉडी के ऑलमोस्ट हर टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है, हर सेल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बेसिकली एलडीएच को हम क्या करते हैं, पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन बता रही हूँ, कर रही हूँ, कैंसर के मार्कर के तौर पे यूज किया जाता है, या अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उस केस में भी ये एलडीएच का लेवल आपको ज्यादा मिलेगा। मेजर जो है वो कैंसर का मार्कर है, क्योंकि कैंसर के केस में क्या होता है, सेल टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज दो चीजों को बताता है, अगर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ज्यादा है तो वो ये बता रहा है कि सेल्स डैमेज हो रही हैं, और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज अगर ज्यादा आ रहा है तो वो ये भी बता रहा है कि उनके बदले जितनी ज्यादा सेल का डैमेज हो रहा है और उतनी ही ज्यादा नई सेल्स भी तो बन रही है ना। तो ये आपका सेल टर्नओवर को भी बताता है कि अगर आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, सपोज किसी का टेस्ट किया और ब्लड में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ज्यादा आ रहा है, तो वहां से हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये कैंसर का भी आपका एक साइन हो सकता है, क्योंकि अगर सेल्स बहुत ज्यादा बन रही हैं तो तभी उसी रेशियो में डैमेज भी होता है ना, सेल का बनना और डैमेज होना। तो सेल ज्यादा बन रही है तो उसके लिए ज्यादा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आपके ब्लड में आपको दिखाई देगा। तो ये आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, ये भी नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, जो कि मैं बता चुकी हूँ सारे टिश्यूज में होता है। लास्ट आ जाइए आप कार्डियक ट्रोपोनिन पे। अब कार्डियक ट्रोपोनिन आपको पता है, ट्रोपोनिन जो होता है, और स्पेशली कार्डियक ट्रोपोनिन बोल दिया इन्होंने, ट्रोपोनिन केवल हमारे हार्ट में होता है, केवल हमारी हार्ट की जो मायोसाइट्स होती है वहां ट्रोपोनिन होता है, बॉडी के और किसी पार्ट पे नहीं होता। अगर किसी के ब्लड में ट्रोपोनिन का लेवल ज्यादा आ रहा है तो इट मीन्स उसके हार्ट में कुछ दिक्कत आई है, उसका हार्ट के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं वो डैमेज हुई हैं। तो ये एक स्पेसिफिक मार्कर बन जाता है किसके लिए, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हार्ट से ही रिलेटेड है, मायोकार्डियम हार्ट का पार्ट है और वहां पे इंफ्रैक्शन हुआ है, तो ये हम ट्रोपोनिन से सीधे सीधे पता लगा सकते हैं। किसी भी पेशेंट का अगर आप ट्रोपोनिन लेवल चेक करेंगे और ट्रोपोनिन आपको ज्यादा दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसके हार्ट की जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं वो डैमेज हुई हैं, ठीक है, यानी कि इंफ्रैक्शन हुआ है। तो एमआई के लिए जो स्पेसिफिक मार्कर है वो कौन है, आपका कार्डियक ट्रोपोनिन। समझ में आ गया? ये भी सब होते हैं, ये तीनों के तीनों रिलीज जरूर होते हैं इंफ्रैक्शन में, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है।
ये लीवर के केस में भी रिलीज होंगे, स्केलेटल मसल्स के केस में भी रिलीज होंगे। समझ में आ गया क्यों मैंने ये बोला? ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये उससे रिलेटेड आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दिया है कि भाई क्या क्या इसका सिनेरियो रहता है, कौन सा एंजाइम कहाँ पे आपका इन्वॉल्व हो रहा है और क्या है पूरा। ठीक है, तो आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2023 के जीपेट एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये नॉर्मल आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन ईसीजी पी वेव कॉरेस्पॉन्ड टू फॉलोइंग इवेंट्स, यानी कि इसमें वेव की बात कर रहे हैं। जो ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सबको पता है हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज होता है आपका, और इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, तो ईसीजी का पहले हम क्या करते हैं, एक इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं और फिर आंसर आप आसानी से कर सकते हो, है ना। ईसीजी में हमें पता है, देखो कौन कौन सी वेव होती है। एक आपकी पी वेव होती है, ठीक है, फिर आपकी क्या आती है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, और फिर इसके बाद एक टी वेव आती है। तो कौन कौन सी वेव है भाई, ये पी वेव है, ये आपका एक पूरा कॉम्प्लेक्स है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है आपकी टी वेव है। तो ये हमारा ईसीजी में आपका इस तरीके का आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये आई, फिर नेक्स्ट और आएगी और आती रहेगी। ये पूरा एक कार्डियक साइकिल को आपको बताता है। कार्डियक साइकिल का मतलब आपको पता है, आपका हार्ट में 4 चैम्बर है। राइट आपका एट्रियम में ब्लड आता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी सिस्टम में जा रहा है फॉर गैसियस एक्सचेंज, फिर वहां से लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, और फिर वहां से एओर्टा में जाके पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है। पढ़ा है ना पूरा डिटेल में? ठीक है, तो इस पूरी एक साइकिल में कितना टाइम लगता है, अब इससे रिलेटेड देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके यहाँ पे। तो पूरी एक कार्डियक साइकिल होती है, उसमें कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, और वो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये 0.8 सेकेंड ही लेता है, यानी कि ये पूरी एक कार्डियक साइकिल को बताता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एट्रिया में ब्लड आया, सपोज ये आपके 4 चैम्बर हैं जिन्हें हम सिंपल इस तरीके से बता रहे हैं। ये 4 चैम्बर हैं, ये राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जब राइट एट्रिया से, और पता है आपको दोनों साइड जो साइड चलता है वो सेम टाइम में चलता है। ऐसा नहीं कि राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आएगा और फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ये जो दोनों साइड की प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली चलती रहती है। ठीक है, हार्ट कभी रुकता नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये पूरा देखो क्या हुआ, तो दोनों साइड का, यानी कि ये जो सेकंड्स जो बनाए हैं हमने, ये दोनों साइड को बताएगा। ठीक है, तो जो ये एट्रिया है, चाहे वो राइट एट्रिया है लेफ्ट एट्रिया है, जब इसमें ब्लड आ जाता है तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, डीपोलराइजेशन। जब भी आपका डीपोलराइजेशन होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब आपका रीपोलराइजेशन होगा तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के अंदर क्या है, ब्लड है, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो कौन सी वेव आ रही है आपकी, पी वेव आ रही है। तो यानी कि ये किसको बताती है, आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन को, डीपोलराइजेशन को ये बता रही है। यानी कि इस टाइम पे जब ये पी वेव आ रही है, जितना भी टाइम ये ले रही है उस टाइम पे हमारे एट्रिया डीपोलराइज हो रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल आपका कितना सेकंड लगता है, 0.8 सेकंड में से आपके 0.1 सेकंड लगभग यहाँ पे लग जाता है इस वेव को आने में। ठीक है, देखो कितना क्विक काम हो रहा है। अब क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, पी वेव आ चुकी है, तो जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, ब्लड कहाँ आ जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहाँ पे बीच में वॉल्व होते हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी, आ गया वेंट्रिकल में। अब क्या होगा देखो, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है तो अब क्या होगा आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इन दोनों में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स आता है, क्यूआरएस। ठीक है, तो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये किस चीज को बता रहा है, हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बता रहा है। यहाँ पे आपका जब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो वो ये बता रहा है कि इतने टाइम में आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगा, तो ये लगभग कितना लगता है आपका, 0.3 सेकेंड लगभग आपका इस काम में लग जाता है। समझ में आ रहा है?
तो 0.8 में से 0.1 यहाँ लग गया, 0.3 सेकेंड इस काम में लग गया। अब देखो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जब हुए तो इन्होंने क्या किया, राइट वेंट्रिकल ने तो लंग्स को भेज दिया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल ने किसको भेज दिया, एओर्टा को भेज दिया ब्लड, जिससे पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। तो अब उसके बाद इन्हें क्या होना चाहिए, इन्हें अब रिलैक्स हो जाना चाहिए, भाई इन्होंने अपना काम कर लिया है। तो जब ये रिलैक्स होते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो जब ये इन्होंने काम कर लिया था, कॉन्ट्रैक्शन करके आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ चुका है, तो अब ये रिलैक्स होंगे। और जो नेक्स्ट जो आपकी टी वेव आएगी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बताती है कि भाई अब रीपोलराइजेशन होगा, यानी कि अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि एट्रिया कब रिलैक्स हुए, यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं हुआ है। तो एट्रिया जिस टाइम पे, मैंने बोला ना हार्ट में ऐसा नहीं होता कि एक स्टेप हो रहा है दूसरा वेट करेगा, जिस टाइम पे राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किया था और ब्लड यहाँ भेज दिया था, और फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ था, तो एट द सेम टाइम पीछे से हमारे एट्रिया रिलैक्स हो रहे होते हैं, इसीलिए इसको हम अलग से नहीं बताते हैं। ठीक है, जिस टाइम पे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऊपर से आपके एट्रिया क्योंकि अपना काम ऑलरेडी कर चुके थे, तो वो उस टाइम पे रिलैक्स हो रहे हैं आराम से। ठीक है, तो ये आपकी वेव्स का इंटरप्रिटेशन है। और इसमें आपका जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है, इसमें लगभग 0.4 सेकेंड्स लग जाते हैं। ठीक, तो ये आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि पूरा ये क्या बता रहा है, एक कार्डियक साइकिल को बता रहा है और अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। आ जाएगी क्वेश्चन पे। इन ईसीजी पी वेव कोरेस्पॉन्ड, पी वेव किसको बता रही है भाई, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। तो राइट आंसर क्या होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन। जैसे यहाँ पे आपसे 2023 में पी वेव पूछा गया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे क्यूआरएस पूछ ले, टी पूछ ले, तो आपको पूरा ये जो ईसीजी का इंटरप्रिटेशन है वो आना चाहिए। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कर लेंगे आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप करेंगे। सेकेंड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वेंट्रुकल डीपोलराइजेशन में कितना टाइम लग रहा है, री में कितना लग रहा है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया, चलिए तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2024 जीपेट एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं, मर्मर आर जनरली हर्ड इन डिसऑर्डर अफेक्टिंग फॉलोइंग। जो मर्मर साउंड आता है बेसिकली, ठीक है, जब हम हार्ट के साउंड की बात करते हैं तो ये मर्मर साउंड आपका पूछा जाता है। एक आपका लबडब साउंड होता है, ठीक है, एक मर्मर साउंड होता है। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो यहाँ पे मर्मर साउंड की बात हो रही है, तो पहले ऑप्शंस पे जाने से पहले आप इसे समझ लीजिए। मर्मर साउंड जनरली एक एबनॉर्मल साउंड होता है, जो कि ब्लड में अगर टर्बुलेंसी आ रही है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, वेंट्रिकल से आपकी बॉडी में सप्लाई हो जा रहा है वाया एओर्टा, है ना, नॉर्मल एक ब्लड का फ्लो मेंटेन रहता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको एक एबनॉर्मल आपका साउंड आपका सुनाई देता है, जैसे आपका जैसे आप कह सकते हो जैसे ब्लोइंग साउंड होता है ना, इस टाइप का साउंड आपको आएगा। ठीक है, जो बीजी साउंड होता है, तो वो साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब आपका जो फ्लो है वो एक बढ़िया से नहीं हो रहा है। अब उसका कारण ये पूछ रहे हैं कि जो ये मर्मर साउंड आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। समझ में तो आ गया कि भाई ब्लड फ्लो सही नहीं है। अब ब्लड फ्लो को कौन रेगुलेट करता है, ठीक है, कौन रेगुलेट करता है, हमारे वॉल्व्स रेगुलेट करते हैं। जो हमारे हार्ट में जो वॉल्व होते हैं, जैसे आपके हार्ट में हमने पढ़े हैं ना, क्या पढ़ा है आपने, हार्ट में क्या होते हैं आपके, लाइक दिस, ठीक है, हमारे क्या रहते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड में वॉल्व है ना। यहाँ पे कौन सा है आपका, यहाँ पे आपका एक वॉल्व यहाँ है, यहाँ भी है, जैसे यहाँ पे मिट्रल है ना, मिट्रल हो गया, ये आपका ट्राइकस्पिड हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ऐसे ही आपका जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे भी आपका जो ये राइट जो वेंट्रिकल है, यहाँ से भी जो जा रहा है, ये आपका क्या होगा, आपका पल्मोनरी वेन रहेगी, तो यहाँ पे सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, तो उनके बीच में भी यहाँ पे भी क्या होते हैं, हमारे सेमी ल्यूनार वॉल्व होते हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्व होते हैं। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी जो आपका ये क्या है, राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से भी इस तरीके से आपका क्या होता है, एओर्टा में आपका कनेक्शन जाता है।
तो ये हमारा एओर्टा है जो कि पूरी बॉडी को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में भी एक वॉल्व होता है, वो भी सेमिलुनार वॉल्व होता है। जैसे राइट वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके बीच में भी होता है, वैसे ये पढ़ाया हुआ है मैंने सारा, ठीक है। तो ये वॉल्व होते हैं और ये वॉल्व क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म बिना टर्बुलेंस वाले फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। टर्बुलेंस नहीं देंगे, आसानी से फ्लो होने देंगे। अगर राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फटाफट से ये वॉल्व ओपन होंगे और ब्लड को राइट वेंट्रिकल में जाने देंगे। और सेम जैसे मिट्रल वॉल्व भी ऐसे ही करते हैं। तो अगर कभी भी इन वॉल्व में कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, या वॉल्व में लीकेज आ रही है, या वॉल्व में स्टेनोसिस हो चुकी है, नैरो हो चुके हैं वॉल्व, स्टेनोसिस समझ में आता है, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो ये वॉल्व होते हैं ये नैरो हो जाते हैं। तो नैरो होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से हो नहीं पाएगा, है ना। और बहुत टाइम ऐसा होता है, जैसे रोमेटिक हार्ट फीवर है। रोमेटिक हार्ट फीवर में क्या होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकल जो हमारा बैक्टीरिया है थ्रोट में मेनली इन्फेक्शन करता है। अगर वो इन्फेक्शन अनट्रीटेड रह जाता है तो बहुत टाइम वो स्ट्रेप्टोकोकाई हमारे हार्ट के वॉल में इन्फ्लामेशन कर देते हैं और वॉल्व को क्या कर देते हैं, आपके वॉल में फिब्रोसिस कॉज कर देते हैं। तो वॉल में क्या हो जाता है, नैरोइंग हो जाती है। तो अब वो वॉल वैसे काम कर ही नहीं पाएंगे, है ना, वो कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से हार्ट फेल भी हो जाता है बहुत टाइम, ठीक है। क्या होगा देखो, अगर ये जो मिट्रल वॉल्व है सपोज, क्योंकि ज्यादातर जो लोड होता है वो लेफ्ट साइड में ही होता है, तो अगर मिट्रल वॉल्व में स्टेनोसिस हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा। तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका जो लेफ्ट एट्रिया के जो आप बोल सकते हो जो वॉल है वो क्या करेगी, ट्राई करेगी उस प्रेशर को एंड्योर करने की। तो फटाफट पे वहां पे क्या होने लगेगा, आपका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कंडीशन आपको फेस करनी पड़ेगी वो क्या है, आपका एट्रियल हाइपरट्रॉफी। और एक बार अगर आपका एट्रिया की जो मसल्स है, जो मास है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। अब जब नेक्स्ट टाइम ये एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होंगे। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो वो कैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भेजेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे ब्लड एर्टा में जाएगा और बॉडी को मिलेगा। तो हार्ट फेल तो हो गया ना, ठीक है, डेथ हो जाएगी इवेंचुअली, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, जो ये मरमुर साउंड होता है जनरली कभी कभी क्या होता है कि ये नॉर्मली भी सुनाई देता है, ठीक है। थोड़ा बहुत टर्बुलेंसी अगर हो रही है तो वो इतना ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये मर्मर साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, तो वो एक इंडिकेशन है कि वॉल्व में प्रॉब्लम आ चुकी है और इसे ठीक करना जरूरी है। क्योंकि आपने इसे टाइमली ठीक नहीं किया तो जो हमारे वेंट्रिकल एट्रिया हैं वो अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले पाएंगे और वहां पे आपका मसल मास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, किसी भी चीज, किसी से भी आप काम ज्यादा कराते हो, जैसे आप क्या करते हो, जिम में जाते हो मसल बिल्डिंग के लिए, है ना, तो आप मसल्स बनाने के लिए क्या करते हो, बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हो, है ना, उसी से आपकी मसल्स बनती है, वहां पे आपका मसल मास इंक्रीज होने लगता है। तो सेम हार्ट के साथ भी है, आप हार्ट से अगर ज्यादा काम करवाओगे, यूजुअली जितना वो नहीं करता है, अगर आप उसके ऊपर लोड ज्यादा डालोगे, प्रेशर ज्यादा डालोगे, तो अब क्या होने लगेगा कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो क्या करेंगी, अपना मास बनाना बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि उसे पता है कि अगर मुझे ये सब झेलना है तो मुझे, ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है, सेम जैसे मसल्स मास आपका बढ़ रहा है वैसे ही जो हमारी एट्रिया है, वेंट्रिकल है, ये भी अपना क्या कर देते हैं, जो लेयर्स है, लेयर्स की थिकनेस को बढ़ा देते हैं। और उस थिकनेस को बढ़ाने की वजह से क्या होता है, हार्ट में आ जाती है स्टिफनेस। अब वो क्या करेगा, वो उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इसका मतलब आंसर क्या होगा, मरमर जिस साउंड किस वजह से आता है, हार्ट वॉल्व में डिफेक्ट की वजह से आता है। अगर हार्ट वॉल्व जो है अगर उनमें डिफेक्ट आ गया है तो उसकी वजह से ये साउंड, मरमर साउंड आपको सुनाई देता है। कर लेंगे आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है 2024 के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है, क्या बोल रहा है, एंजाइम कॉमनली टारगेटेड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए जिस एंजाइम को हम नॉर्मली टारगेट करते हैं वो कौन सा है, ये आपको आंसर देना है। तो हाइपरटेंशन सबको पता है, बीपी का बढ़ जाना, और बीपी के से रिलेटेड मैंने आपको पूरा डिटेल में ये भी पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है।
तो हम सीधे ऑप्शंस में आते हैं और ऑप्शंस के थ्रू समझेंगे कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, साइक्लोक्सिजनेट। साइक्लोक्सिजनेट भाई कहाँ पढ़ा है आपने? कॉक्स। कॉक्स एंजाइम कहाँ यूज होता है? कॉक्स एंजाइम होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में, है ना। जब भी कोई हमारा मेम्ब्रेन डैमेज होती है उससे एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है, तो एराकिडोनिक एसिड इस एंजाइम की प्रेजेंस में ही क्या बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हमें पेन भी फील होता है और इन्फ्लामेशन भी होता है। तो ये जो है आपका, ये बेसिकली कॉक्स जो है ये कहाँ यूज हो रहा है आपका? कहाँ यूज हो रहा है आपका? पेन और इन्फ्लामेशन में, पेन एंड इन्फ्लामेशन में। अगर कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो आप इस एंजाइम को इनहिबिट कीजिए, तो आपको पेन और इन्फ्लामेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे जैसे हमारी ज्यादातर पेन किलर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एस। एस क्या है आपका? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। पूरी फुल फॉर्म क्या है इसकी? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था और यही राइट आंसर है आपका, ठीक है। क्यों है बताया है मैंने आपको। क्या होता है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम? बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा किडनी है, किडनी में हमारी सेल्स होती हैं, जेजी सेल, वहां से आपका रेनिन रिलीज होता है। और रेनिन क्या करता है आपका? क्या करता है रेनिन? एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है आपका? एस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। नाम ही है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? सोडियम वाटर रिटेंशन करता है। बॉडी में सोडियम और वाटर का लेवल बढ़ेगा, और वाटर का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए यही आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इसी को हम टारगेट करते हैं। जनरली हम इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इसके इनहिबिटर्स देते हैं, एस इनहिबिटर्स, टू ट्रीट हाइपरटेंशन, है ना। पढ़ा है, प्रिल लिखा होता है जिनके पीछे, रैमाप्रिल, इनालाप्रिल, लिजिनोप्रिल, है ना, बहुत सारे प्रिल्स हैं, वो सारे इसी के आपके अंडर आते हैं। तो ये बेसिकली यूज होता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए माओ। अब ये भी देख लेते हैं ना, छोड़ना तो है नहीं। माओ क्या है? मोनोअमीन ऑक्सीडेज। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में कॉन्सेप्ट बता रही थी, जहाँ पे क्लोनिडीन वाला क्वेश्चन था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी हमारे मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जैसे डोपामीन है, आपका नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, इन सबको क्या करता है? डिग्रेड करता है। माओ जो होता है इन्हें डिग्रेड करने का काम करता है। तो इसीलिए अगर हमें इनको डिग्रेडेशन को रोकना है तो हम क्या करते हैं? अगर हमें इन्हें रोकना है तो हम क्या दे देते हैं? माओ इनहिबिटर्स दे देते हैं। कहाँ पे यूज हो रहा था माओ इनहिबिटर का भाई? डिप्रेशन में, क्योंकि हमें पता है डिप्रेशन में ऑलरेडी इनका लेवल कम है, तो हम माओ इनहिबिटर दे देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इवन पार्किंसन के केस में, पार्किंसन में क्या होता है आपका? डोपामीन का लेवल कम रहता है, तो हम चाहते हैं कि माओ और भी ज्यादा डोपामीन को डिग्रेड ना करे, इसीलिए हम क्या करते हैं? माओ इनहिबिटर वहां पे भी देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई, ये भी हाइपरटेंशन नहीं हो सकता इसका। एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज कहाँ पड़ा हुआ है भाई? एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज मैंने आपको बताया था, ये एंजाइम बहुत आपका, आप बोल सकते हो, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। जो कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी में, वहां पे ये इसका रोल बहुत होता है, यानी कि एंजाइम वहां पे यूज होता है। तो अगर मान लीजिए किसी को हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है या हाइपरलिपिडेमिया है, यानी कि बॉडी में लिपिड का लेवल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस एंजाइम को इनहिबिट करा सकते हैं। इसीलिए ये टारगेट होता है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग का, यानी कि ऐसी ड्रग जो क्या करेंगी? लिपिड के लेवल को कम करेंगी। क्योंकि अगर ये आप दोगे, जैसे इसमें आती है आपकी स्टैटिन्स, पढ़ाया है मैंने पूरा डिटेल में। स्टैटिन्स जो होती है, एटोरवास्टेटिन, ठीक है, बहुत सारी इसकी कैटेगरी है, ठीक है। ये क्या करती है? बेसिकली एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो एचएमजी कोएंजाइम अगर नहीं रहेगा, रिडक्टेज एंजाइम नहीं रहेगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होगी नहीं, कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। और यही हम चाहते हैं। अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी ज्यादा है तो हम नहीं चाहते कोलेस्ट्रॉल बने। समझ में आ गया? तो ये आपका उसका टारगेट है। तो सारे आपको टारगेट्स पता चल गए हैं। साइक्लोक्सिजनेट टारगेट है आपका एंटी इंफ्लेमेटरी पेन किलर्स का, एस जो है टारगेट है एंटी हाइपरटेंसिव का, माओ टारगेट है एंटी डिप्रेसेंट का या फिर पार्किंसन की ड्रग का,
HMG कोएंजाइम रिडक्टेज आपका टारगेट है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग का। तो समझ में आ गया, तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। क्रेनियल नर्व्स रेगुलेट हार्ट बीट इज, ठीक है। क्रेनियल नर्व सबको पता है, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व जो होती हैं आपकी कितनी होती हैं आपकी? टोटल 12 पेयर आपके क्रेनियल नर्व्स के होते हैं, ठीक है। और उनको सीक्वेंस में याद करना बहुत जरूरी है। तो क्रैनियल नर्व्स पे भी मैंने आपका लेक्चर बनाया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं क्या उसका सीक्वेंस है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बहुत क्लियरली आपसे बोला था कि हमारी वेगस नर्व होती है, ठीक है। वेगस नर्व जो कि क्या करती है, हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, ठीक है। वेगस नर्व बेसिकली आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है आपका, वहीं पे इसका नर्व का इनर्वेशन होता है और वो इस तरह आपके हार्ट को रेगुलेट करती है। तो मैं इसमें से ऑप्शंस आपको बता देती हूँ कौन कौन से रहेंगे। देखो ये कौन सी है, क्रैनियल नर्व नंबर 9, कौन सी होती है 9th क्रैनियल नर्व? कौन सी होती है भाई आपकी? हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल जो होती है वो 9th नंबर में आती है, हाइपोग्लाइसल नर्व। ये हो गई 10th होती है हमारी वेगस नर्व। वेगस नर्व ध्यान रखना, कुछ नर्व्स को तो याद ही रखो। जो 10th होती है वो वेगस नर्व होती है। क्रैनियल नर्व नंबर 5 होती है आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है। इसके अलावा आपकी क्रैनियल नर्व नंबर 8 जो होती है वो हमारी वेस्टिबुलो कॉशलियर होती है, जो सुनने के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये आ गई, देखो क्वेश्चन नंबर जो आपकी क्या आई, क्रैनियल नर्व नंबर 8, ये होती है हमारी कौन सी, वेस्टिबुलो कॉशलियर, ठीक है। ये हमारी हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो हमें सुनना बंद हो जाएगा। हाइपोग्लॉसल जो होती है हमारी बेसिकली स्वेलोइंग के लिए, कुछ हम खा रहे हैं तो वो हमारा क्या करेगी, उसे आपका मेस्टिकेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। स्वेलोइंग में बेसिकली हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाइए सेवंथ ही ध्यान रखिएगा, ये फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व है। तो ये बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, फेशियल नर्व। तो ये आपकी क्या है, टोटल नर्व्स हो गई। इसके अलावा देखो आप डिटेल में पढ़ सकते हो कौन कौन सी नर्व है, लेकिन जो ध्यान में आपको रखनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन सी आप दिमाग में रखोगे, ठीक है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो वेगस नर्व है। ये हमारा क्या करता है, हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करती है, यही वाली नर्व आती है, और हमारे लंग्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो मेन जो हमारे विजुअल ऑर्गन जो है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उन्हें कौन कंट्रोल कर रही है, हमारी वेगस नर्व कर रही है, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इनके अलावा जो 12 पेयर है उन्हें सीक्वेंस में आप याद कर लेंगे, जो कि लेक्चर में ऑलरेडी अवेलेबल है। कैसे आपका सीक्वेंस स्टार्ट होता है वो आप पता होना चाहिए, जैसे ओल्फैक्टरी है, फिर ऑप्टिक नर्व आती है, फिर ऑकुलोमोटर आती है, ठीक है। लाइकवाइज आगे आप बढ़ते रहेंगे, आप सारी नर्व्स को याद करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 12 है और उनमें से मेन मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कौन कौन सी आपको याद रखनी है। वेगस नर्व को याद रखिए, कौन सी है, 10वीं है। वेस्टिबुलो कॉशलियर 8वीं है। इसके अलावा 5वीं आपकी ट्राइजेमिनल है, वो भी मिक्स नर्व होती है आपकी बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, कर सकते हैं, इजी है, ठीक है। तो चलिए, तो ये है आपका सेट 1, जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस हालांकि कवर किए, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो आप देखोगे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती गई हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेट पे हम और भी ज्यादा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।